खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। भागलपुर जिले के खेल प्रेमियों की नजरें अब 4 मई पर टिकी हुई है, जब इस प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने और भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित यह आयोजन इस बार और भी भव्य रूप में सामने आने जा रहा है। शहर के सैंडिस कंपाउंड में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिला पुलिस कप्तान हृदयकांत समेत जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल का लगातार जायजा ले रहे हैं। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत 4 मई से 7 मई तक तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में किया जाएगा, जिसके खेल का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इधर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत भागलपुर के सैंडिस मैदान में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन रविवार से होगा, जिसको लेकर भागलपुर में लगभग सभी खिलाड़ी पहुंच गए हैं। खिलाड़ियों के आगमन पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बने स्वागत कक्ष में फूल माला से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही होटल में भी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। वहीं तीरंदाजी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों ने आज सैंडिस मैदान में अभ्यास भी किया। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शिरकत करने पहुंचे खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा। सर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सारे अंडर 17 प्लेयर्स के लिए। एक बहुत अच्छा मौका है खेलो इंडिया स्कीम में घुसने के लिए, जो कि हमें मिला है। तो सौभाग्य हमारा, उसके लिए हम प्लेजर व्यक्त करना चाहेंगे। बाकी बिहार में भी जितना सोचा था उससे तो बहुत तगड़ी व्यवस्था कर रखी है। भारत सरकार और बिहार सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस गेम के तहत? मेरा तो सर थैंक यू रहेगा कि इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इतना सही होटल अरेंजमेंट्स, पिकअप ड्रॉप, कैटरिंग, सब कुछ A1 क्वालिटी का था। अभी तक तो जितना हमारे साथ हुआ है, सभी टीचर्स का, वॉलंटियर्स का, कोचेस का, मैनेजर्स का, सबका व्यवहार हमारे साथ सही रहा है। सभी जितने भी हमें लोग मिले हैं बिहार में, अभी तो सब सही रहा है, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, सब सही है। व्यवस्था भी बहुत सही कर रखी है। ग्राउंड सबसे वेल मेंटेन्ड ग्राउंड मैंने देखा है अभी तक, तो बहुत अच्छा लगा। रियली वेरी मच। कल की गेम को लेकर तैयारी कैसी है? सर अभी तो तैयारी काफ़ी सही है। जैसी करके आए थे, जैसी सोच के आए थे, वैसा ही चल रहा है। अब कल देखते हैं क्या होगा। कल मैच है मेन, तो कल देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी डन। व्हाट इज योर एम फॉर योर गेम? सर एम तो 300 मतलब 710 705 से ऊपर मारना है, मतलब 710 के आसपास रखा है कि इतना तो मारना ही है। बाकी देखो क्या लगता है। हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी? सही लगा अभी तक तो, सब बढ़िया A1। कहाँ से आए हो आप? सर आई एम फ्रॉम राजस्थान, अलवर। योर गुड नेम? सर माय नेम इज़ वासु यादव। ओके, थैंक यू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व सलाहकार एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा 3 से 5 मई तक भागलपुर जिले के दौरे पर हैं। भागलपुर दौरे के पहले दिन मनीष वर्मा नवगछिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया। इसके बाद मनीष वर्मा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिले। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव की तैयारी का फीडबैक लिया। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा 3 से 5 मई तक भागलपुर में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। बताया जा रहा है कि रविवार को मनीष वर्मा भागलपुर जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। साथ ही वे भागलपुर में छात्रों और युवाओं के साथ भी संवाद करेंगे। गौरतलब हो कि मनीष वर्मा के 3 दिवसीय दौरे का मुख्य उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना एवं कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करना है।
चर्चित आईपीएस विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत आज भागलपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने युवाओं से संवाद किया और उन्हें शिक्षा, समता और उद्यमिता के महत्व को समझाते हुए प्रेरित किया। इसके बाद विकास वैभव भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में आयोजित एक कार्यशाला में शामिल हुए। शिक्षा, समता और उद्यमिता विषय पर बोलते हुए उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि हम सब मिलकर बिहार को प्रेरित कर सकते हैं। जरूरत है एक सकारात्मक सोच और साझा प्रयास की। उनके कॉलेज पहुंचते ही लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े सैकड़ों युवा एवं युवतियों के अलावा कॉलेज के स्टूडेंट्स में काफी उत्साह देखा गया। वहीं आईपीएस विकास वैभव ने युवाओं से अपील की कि वे केवल नौकरियों के पीछे न भागे, बल्कि खुद को उद्यमिता की ओर भी अग्रसर करें। उन्होंने शिक्षा को बदलाव की कुंजी बताते हुए कहा कि अगर युवा संगठित होकर आगे बढ़े तो बिहार को नए शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान टीएनबी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एसएन पांडे, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी समेत काफी संख्या में स्टूडेंट, शिक्षक और कर्मी मौजूद थे। लेकिन जिस कार्यक्रम की परिकल्पना मेरे मन में बहुत लंबे समय से थी, उसको साकार करने में प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे जी का, जो प्राचार्य टीएनबी कॉलेज है, उनका हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से उससे एक बड़ी क्रांति लाने में पूरे बिहार में हम सभी को सहयोग मिलेगा। जितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए वो तो हुए ही है, लेकिन असंख्य अनेक विद्यार्थी आगे जाकर इसलिए लाभान्वित होंगे क्योंकि आपने एक बीजारोपण कर दिया है। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो आपका प्रयास है टीएनबी कॉलेज का, 140 वर्षों के इतिहास के बाद जब आज हम लोग 2047 तक विकसित, निश्चित सी बात है कि यदि बिहार विकसित नहीं हुआ तो भारत कैसे विकसित हो सकता है। पूरा राष्ट्र जब एक दृश्य लेकर चल रहा हो, एक दिशा की ओर चलने का प्रयास कर रहा हो, तो आवश्यक है कि पूरे राष्ट्र में सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, हर खंड उस दिशा के अनुरूप सोचना शुरू करें, कार्य करना शुरू करें। रूट मैप यही है जो आज टीएनबी कॉलेज ने किया। केवल यदि हम जॉब सीकर्स की फौज खड़ी कर दें तो बिहार आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन यदि थॉट लीडर्स, जॉब क्रिएटर्स को हम निर्मित कर सके और उनको सहयोग दे सके, यदि किसी यूथ में इस प्रकार का भाव आए, जैसे अभी ईडीपी का कोर्स बहुत लोगों ने किया, उनके मन में आए बात कि हम कुछ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स को ग्लोबली हम देखें तो केवल 10% से लेकर 40% तक ही स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट है। निश्चित सी बात, इतने स्टार्टअप्स लगते हैं, सभी सफल नहीं होते। लेकिन बिहार में यदि हम चाहते हैं बिहार को विकसित बनाना, तो हमें इंश्योर करना होगा कि बड़ी संख्या में हमारे स्टार्टअप सफल हो सके। और यही प्रयास लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से धीरे धीरे, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कितने प्रकार के लोगों को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस से लेकर के ऐसे बिहार के लोग जो आज विदेशों में हैं, बड़ी कंपनियों में हैं, सरकार के अलग अलग पदों पर हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति का अभियान नहीं है। आज 2 लाख से अधिक तो वॉलंटियर्स केवल व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप अलग अलग ग्रुप्स में, भागलपुर में भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। आज समापन समारोह है। 30 दिवसीय हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था, उसका आज समापन समारोह है। और हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट संघ विकास वैभव सर को बुलाया है, आईजी सर को। और इस प्रोग्राम में टोटल 21 लेक्चर कराए गए हैं, 7 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया गया है और इंडस्ट्रियल विजिट कह सकते हैं, लैब टू इंडस्ट्री करने के लिए एक विजिट कराया गया है सब और एग्रीकल्चर कॉलेज में। ये प्रोग्राम क्योंकि यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न सब्जेक्ट्स
के रिसोर्स पर्सन हमारे आए थे, और साथ में ऐसे लोग भी आए थे जिन्होंने डायरेक्ट अपना लघु उद्योग से लेकर के बिग उद्योग एंटरप्रेन्योर हैं वो, तो उनसे बच्चों को बहुत सुविधा मिली जानने में कि कैसे हम छोटे उद्योग से लेके बड़े उद्योग लगाते हैं, और साथ में लगाने के साथ साथ कि उसमें कैसे उनको फंडिंग मिलेगी या किस कब स्पॉन्सरशिप मिलती है, कहाँ पे ग्रांट मिलता है, बच्चों को किन पॉलिसीज का ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट की कितनी पॉलिसीज और कैसी पॉलिसीज आती हैं, इन सारे चीज़ों पे ध्यान रखा गया है और इन सारी चीज़ों को बताया गया है बच्चों को। मैं डॉक्टर गरीब, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जो पीजी डिपार्टमेंट में है, यहाँ पे भी हमें विजिट कराई थी बच्चों को, और जो पीटीसी लैब है हमारे डीएनबी कॉलेज में डॉक्टर के चौधरी सर का, उनके लैब में भी जाकर के बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी, कन्वीनर एडीपी प्रोग्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के टीबी एंड चेस्ट विभाग के एमडीआर वार्ड में एमडीआर मरीजों की नई दवा बीपाल एम रेजिमेंट का शुभारंभ शनिवार को किया गया। बता दें कि इस दवा के आ जाने से एमडीआर मरीज को अब 1.5 साल के बदले 6 माह ही दवा खानी पड़ेगी। उद्घाटन कार्यक्रम में मायागंज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर दीनानाथ, डॉक्टर डीपी सिंह समेत टीबी एंड चेस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर अभिलेश कुमार, डॉक्टर बीके शर्मा, डॉक्टर राजकमल चौधरी, डॉक्टर अमरेश कुमार, डॉक्टर रवि आनंद एवं डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा एमडीआर पॉजिटिव मरीजों को दवा दी गई। इस अवसर पर अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि इस संस्थान के लिए गर्व की बात है कि बिहार में पटना के बाद भागलपुर को नई दवा के लिए सरकार के द्वारा चयनित किया गया। अधीक्षक ने बताया कि डॉक्टर डीपी सिंह के द्वारा टीबी के मरीजों के लिए भागलपुर को मॉडल बनाया गया, जिसके बाद बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस मॉडल को अपनाया। वहीं डॉक्टर अभिलेश कुमार ने एमडीआर के जांच संबंधित जानकारी से अवगत कराया। गौरतलब हो कि नई दवा के प्रशिक्षण के लिए एमडीआर वार्ड में कार्यरत प्रदीप कुमार सिन्हा सांख्यिकी की सहायक के मुख्यालय स्तर से दिया जा चुका है। कार्यक्रम को सफल बनाने में इंद्रजीत कुमार, जितेंद्र कुमार समेत कई कर्मियों की महती भूमिका रही। देखिए, ये टीबी ड्रग जो नया लॉन्च हुआ है, पहले की अपेक्षा ये बहुत कम दिनों के लिए ही दिया जाएगा, जिससे मरीज को खुराक का जो है डोज पहले की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में लेना पड़ेगा। पहले वाले रिजीम थी, उसमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा था और दवा का संख्या भी ज़्यादा थी, तो बहुत लोग खाते खाते अजीज हो जाता था, बीच में ही दवा छोड़ देते थे। लेकिन अभी जो नया रेजिमिंग जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी वालों के लिए ही बना है, जो माने नॉर्मल टीबी का पेशेंट जो जिससे इलाज किया जाता है, उससे अगर किसी भी कारण से वो रेसिस्टेंट हो जाती है, तो उसके लिए ये दवा मतलब कंबाइन किया गया है, जिसमें 4 दवाई है, और ये मिनिमम डेट जो है इसका 6 महीने तक का इसका इलाज शुरू होगा, 6 महीने तक में ही, और बहुत कम 4 दवाई सिर्फ इसमें है जो कि मरीज को लेना है। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में बात यह है कि हम लोग सब लड़ाई लड़ रहे हैं टीबी के लिए। हम लोग का एंड टीबी प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी योजना शुरू की गई थी, हम लोग सब उसके साथ हैं, और हम लोग का उद्देश्य है कि टीबी को हम लोग समूल ख़त्म कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन आ रही थी उसमें कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इसको एमडीआर टीबी कहते हैं। उसके लिए हमारे पास जो दवाइयाँ थी बीडाक्विलिन के साथ, वो हम लोग 6 महीने के रेजिमेंट में यूज़ कर रहे थे। ये जो दवा आ गई है नई वाली, तो बीपाल एम जिसको बोलते हैं, एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इसमें जुड़ गया है, तो ये दवा जोड़ने के बाद ये रेजिमेंट शॉर्ट होकर 4 महीने का हो जाएगा। 4 महीने इंटेंसिव मॉनिटरिंग में पेशेंट रहेगा हमारे, तो हम लोग उसको जड़ से समाप्त कर सकेंगे। क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हर 1.5 मिनट में एक मौत के लिए जिम्मेदार है अपने देश में। आप समझ सकते हैं कि कितने भयावह सिचुएशन है। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं दूसरी बीमारियों के लिए, हम लोग HIV की बात करते हैं, हम लोग कोविड की बात देख चुके हैं, लेकिन उसमें भी उतनी मौतें नहीं हो सकती जितनी टीबी में हो रही है। ये चुपचाप आदमी को अपने आगोश में ले रहा है, समझे ना। एक समय में एक झंझट, एक बार अगर देखिएगा तो 10 से 12 करोड़ लोगों को टीबी हमारे देश में चल रही है, तो ये बहुत बड़ी आबादी है और मौतें भी बहुत तेज़ी से इसमें होती हैं। तो इससे बचाने के लिए, और जो पेशेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हैं
उसके लिए लड़ने के लिए हमारे पास आज एक ब्रह्मास्त्र जैसी मिसाइल आ गई है हाथ में, है ना, ब्रह्मोस जिसको कहते हैं। तो हम लोग पहले ब्रह्मास्त्र बोलते थे कि जब कुछ नहीं समझ में आता है तो ब्रह्मास्त्र चलाइए, है ना। तो बड़े बड़े युद्ध में हम लोग सुने हैं, पढ़ते हैं, महाभारत हो, रामायण हो, जहाँ भी हो वह ब्रह्मास्त्र चलता है। तो ये हमारा ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए अभी के लिए। अब आगे के परिप्रेक्ष्य फिर देखा जाएगा, फिर कोई नया ब्रह्मास्त्र भी आ सकता है, लेकिन अभी हमारे हाथ में ये एक मजबूत ताकत आ गई है जिसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, सही मरीज पर देंगे और सही आकलन करके रखेंगे उसका, तो हम लोग टीबी पर 100% विजय पाने की उम्मीद रखते हैं। और बहुत सारी बातें हैं, भोजन की बातें हैं, समस्याओं की बात है, सामाजिक प्रॉब्लम्स की बात है, लेकिन इस दवा को उपलब्ध करा के देश ने एक बहुत बड़ा हितकर काम किया है। क्योंकि दवाइयाँ बाहर एक तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो इतनी महंगी होती है कि जो हमारा जनमानस जो इससे ज़्यादा पीड़ित हो रहा है वो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग हैं। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में शुरुआत की गई है सर? बिहार के तो करीब करीब सारे मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन भागलपुर हमारे हमेशा लीडिंग रहा है। हम लोग भागलपुर से शुरुआत करते हैं, है ना। जो भागलपुर आज सोचता है वो बाकी बिहार के अदर मेडिकल कॉलेजेस बाद में सोचते हैं। हम लोग यहाँ टीबी की लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ शुरू किया था जिसको भागलपुर मॉडल बोलते हैं। उसके बारे में डॉक्टर DP सिंह बहुत बढ़िया से बताएंगे और भी लोग बताएंगे, ठीक है ना। वो मॉडल हमने दिया है देश को दिया है, बिहार को ही नहीं दिया है, पूरे देश को। वो मॉडल हमने यहाँ से शुरुआत की, इसी मेडिसिन विभाग में बैठकर टीबी विभाग के साथ मिलकर, जो अब रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो गया है, सब हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। और आज भी हमारे उसके जो कोर सदस्य हैं वो उसमें सहायता दे रहे हैं। और हम लोग बाहर जो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग 40 से 50% अगर पेशेंट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ठीक होते हैं टीबी के, तो 50 से 60% बाहर होते हैं ठीक। तो जो बाहर हम लोग हैं वो भी हम देने की कोशिश करेंगे, और बाहरी लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केसेस यहाँ भेजिए। हम लोग भी जो केस प्राइवेट में अगर देखते हैं और जहाँ CB-नेट पॉजिटिव नज़र आता है, MDR लगता है, बस तुरंत सीधा वहाँ जाओ, कुछ उपाय नहीं है, कभी एक दिन नहीं रोकते हैं उनको, सीधा हम लोग यहाँ पर भेज देते हैं। और यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, जो शुरुआत हमारे बड़े भाई डॉक्टर DP सिंह ने की थी, वो शुरुआत अभी भी लौ जग रही है, लौ जल रही है। लौ को अलग जगाने वाले लोग अब हमारे विद्यार्थी आ गए यहाँ, वीरेंद्र शर्मा जी, वो अब यहाँ अभी प्रोफेसर हेड हो जाएंगे और वो उनके अंदर में छत्र छाया में चले गए। नहीं हो ही गए भाई, हो गए, ठीक है, थैंक यू। देखिए, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय से फ्रॉम टाइम इन्फिनिटी, जब से जो है ये संसार की रचनाएं हुई होगी उस समय से लगता है कि टीबी है। और लेकिन टीबी का जो कारण बना कि क्या कारण से है, टीबी के जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो जीवाणु है, ये रॉबर्ट कॉक ने इसको 1882 में 24 मार्च को डिस्कवर किया। और उसके बाद जो है हम लोग लगे हुए हैं कि किस तरह से इस कीटाणु को मारें। और 1944 में पहली बार एक दवा निकली, सेप्टोमाइसिन। उसके बाद आइसोनियाजाइड आया, इथेम्बुटॉल आया, रिफेम्पिसिन आया, पारिजिनामाइड आया। हम लोगों ने सोचा कि अरे इस पर जो है फतह हासिल कर लेंगे हम लोग, कम्बिनेशन थेरापी हम लोगों ने दिया। लेकिन उसी समय जो है एक महामारी आई, एपिडेमिक्स ऑफ HIV, 80s और 80s एंड 90s में। फिर जो है टीबी जो है पूरा भरपूर मात्रा में एपिडेमिक की तरफ बढ़ा। फिर इसको HIV को भी कंट्रोल किया जा रहा है। फिर डायबिटीज़ आ गया, अब माल न्यूट्रिशन और अनेक जो है इसके जो ड्राइवर हैं टीबी के, वो तो हैं ही। इसके बाद जो जिस तरह से हम लोगों ने इलाज किया, यह अपना बहुरूपिया है। ट्यूबरकुल बैसिलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपना रंग रूप बदलते रहता है, चोला बदलते रहता है। और जो दवाइयाँ जो हमारे पास थी, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, पारिजिनामाइड, ये सब से रेजिस्टेंट होते गया। और ऐसा हो रहा है माहौल कि MDR जिसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, उस पर जो है बहुत सारी नई दवाइयों का प्रयोग हो रहा था, बहुत इंजेक्टेबल दे रहे थे। फिर अभी जो है बिडाकुलिन जो है के आने के बाद जो है हम लोगों ने जो है ऑल ओरल रेजिमेन जो 18 महीने का कोर्स है वो दे रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग टीबी का जो अभी कारगर उपाय है, जो रिफेम्पिसिन सेंसिटिव टीबी है, 6 महीने का कोर्स है। तो 6 महीने को कोर्स को भी हम लोग चाहते हैं कि 4 महीने हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो MDR ट्यूबरकुलोसिस 18 महीने खाने में, एक तो जो है किसी जो है अस्पताल में ही ये मिलता है, DR सेंटर में ही मिलता है, और 18 महीने खाने में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इस दवाइयों का। तो आज का जो यह दिन है बहुत ही विशेष दिन है।
एक्चुअली बहुत दिनों से टीबी के क्षेत्र में जो ट्रीटमेंट पार्ट है उस पर काम किया जा रहा है। उसमें जो डीएस टीबी है, ड्रग सेंसिटिव टीबी, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डीआर टीबी को लेके हमेशा जो सक्सेस रेट को लेके एक चिंता का विषय हमेशा बना रहता था, क्योंकि बहुत सारे ड्रग्स जो यूज़ होते थे उनसे पेशेंट को रेजिस्टेंस अगर डेवलप कर जाता है, वो ड्रग काम नहीं करता है। ऐसे हालत में पेशेंट का सफलतापूर्वक इलाज कर पाना संभव नहीं हो पाता था। इस दिशा में काम किया जा रहा था। अभी फ़िलहाल जो हम लोगों के लिए चैलेंज है डीआरटीबी का ट्रीटमेंट, उसमें ये पाया गया कि एक रेजिमेंट डेवलप हुआ जो बी-पाल-एम रेजिमेंट बोलते हैं, जो 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन है। उसमें बेडाकोलिन का है, लाइनोजोलेट का है, प्रीटोमानिड का है और मॉक्सीफ्लोक्सासिन का है। तो ये चारों ड्रग को जब खोजा गया तो इस पे ट्रायल किया गया तो पाया गया कि इसका सक्सेस रेट मोर देन 89% है। जो पहले का डीआरटीबी का ट्रीटमेंट सक्सेस रेट हार्डली 60-70% तक देखा गया था। वो भी डिपेंड करता था, सब जगह पे इतना नहीं था सक्सेस रेट। तो इसमें इतना अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इसको फेज़ वाइज नेशन वाइड इसको रोल आउट करने की बात आई। तो एक साथ तो नहीं शुरू किया जा सकता था, वो फेज़ वाइज इसको शुरू किया गया। उसी सिलसिले में हमारे बिहार स्टेट में भी बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इसको शुरू कर दिया गया है। आज हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है कि हम लोग भागलपुर में भी मेडिकल कॉलेज में इसको आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है और आज के बाद से बी-पाल-एम रेजिमेंट भी यहाँ उपलब्ध रहेगा मरीजों के लिए। तो इसमें जो फ़ायदा है वो कि जो एक तो ड्रग का जो नंबर ऑफ़ ड्रग्स है वो कम है, शॉर्टर रेजिमेंट है। जहाँ पहले एमडीआर के लिए 18 से 24 महीना तक का इलाज चलता था, उसमें पहले इंजेक्टेबल था, बाद में उसको लाया गया ऑल ओरल में। उसमें भी फर्दर इम्प्रूवमेंट है और उससे ज़्यादा बेहतर इसका सक्सेस रेट है। इसलिए हम लोग खुश हैं कि यहाँ पे मरीजों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और हम लोग को जो अचीव करना है एलिमिनेशन का टारगेट, वो भी हम लोग अचीव कर पाने में सफल हो सकते हैं। थैंक यू। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि बी-पाल-एम रिजिम जो है जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का है, कि 6 महीने का रिजिम है और इससे पेशेंट को मैंने कि रिकवरी अच्छा होगा, ऐसा हम लोग का अनुमान है। क्या सर अपेक्षा करते हैं मरीजों से टीबी पे? मरीजों से अपेक्षा यही है कि इस रिजिम में जो है ना किसी तरह का इंजेक्टेबल्स है और न बहुत ज़्यादा अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट वाला बात है, जो कि एमडीआर में कुछ ज़्यादा था। तो हमको लगता है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अब टीबी इशू नहीं है, टीबी इशू है अब एमडीआर टीबी। और मरीज को दिया जाएगा तो एक मरीज के लिए 6 महीने का कोर्स, और अगर जरूरत पड़ता है कि 3 महीने का और एक्सटेंशन हो, जो हमारे डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके हिसाब से, तो उनके लिए 3 महीने का एक्सटेंशन कोर्स वो रिजर्व करके रखा गया है। तो फिलहाल में अभी फर्स्ट फेज में उम्मीद है कि हमें लगभग 25 से 30 मरीजों का कोर्स बहुत जल्द अगले सप्ताह तक आ जाएगा। तो ये चीज हम लोग को सर डिसाइड ये करना है कि मरीज को जैसे एक बॉक्स ईयर मार्क रहता है, तो मरीज को 1-1 महीने की दवा दी जाएगी और उनको नियमित समय पे एज पर गाइडलाइंस 15 दिन 30 दिन जब उनको रिव्यू के लिए बुलाना है, उस समय हम लोग फिर आगे 1-1 महीने की दवा उनको देते जाएंगे। भागलपुर मायागंज अस्पताल में डिप्लोमा इन फार्मेसी सत्र 2021-23 के छात्रों की ट्रेनिंग पूरी होने के बावजूद उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि उन्होंने निर्धारित 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी की, फिर भी अस्पताल प्रशासन ने 89 दिन की उपस्थिति बताते हुए सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। इस वजह से उनका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन अटक गया है। छात्रों का कहना है कि पीसीआई के 2020 रेगुलेशन के अनुसार
500 घंटे की ट्रेनिंग सरकारी अस्पताल में अनिवार्य है, जिसे उन्होंने भागलपुर के मायागंज अस्पताल में पूरा किया। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल में कुछ स्टूडेंट्स ने मई तक सेवा दी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें एब्सेंट दिखाकर सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया गया। वही मामले पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि हमने संबंधित वार्ड इंचार्ज को निर्देशित किया है कि वे छात्रों की वास्तविक उपस्थिति की जांच करें। अगर इंचार्ज सर्टिफाइड करेंगे कि छात्र तय समय तक नियमित रूप से उपस्थित रहे हैं, तभी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कई बार देखने में आता है कि छात्र सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं और फिर सर्टिफिकेट की मांग करने पहुंच जाते हैं, इसलिए जब तक पूरी जांच नहीं होती तब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। हमारी समस्या ये है कि हम डी फॉर्म 21-23 के छात्र हैं, जिसका सेशन काफ़ी लेट होने के कारण जो है इतना डिले। अभी हम 25 में अपने से जो है कोर्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं, जिसमें एक 3 महीने का और 90 डेज़ का PCI के द्वारा ER 2020 का एक रेगुलेशन है, जिसमें हम लोगों को हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना होता है, और जिसमें एक और टर्म कंडीशन है कि जिसमें 500 आवर हमारा पूरना चाहिए 90 डेज़ के अंदर में, 3 मंथ्स के अंदर में। तो इस 3 मंथ्स के अंदर में हम लोगों ने JLMCH में हमारा असाइन था हॉस्पिटल ट्रेनिंग, जो हम लोगों ने पूरा किया। तो मंथ के अनुसार चूँकि फरवरी हमारा 28 दिनों का होता है और नेक्स्ट जो है मार्च 31 दिन और इधर 30 दिन, तो टोटल 89 डेज़ जोड़ करके ये बोला जा रहा है कि आपका 89 दिन ही पूरा हुआ है, जिसके कारण आपको जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पूर्ण रूप से नहीं दिया जाएगा। और जब तक ये हमें ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा यहाँ से असाइन करके, तब तक हमारा जो है PCI में बिहार फार्मेसी काउंसिल जो होता है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, क्योंकि उस जगह पे ये सर्टिफिकेट मुझे लगाना होता है। लेकिन जब 3 माह का आदेश होता है तो 3 माह में फरवरी जो हमें बनाया गया, फरवरी 28 दिनों का है, कभी 29 दिन का भी होता है जब ये लीप ईयर की होती है। तो इसमें बच्चों की कहाँ से गलती है कि बच्चों ने तो 3 महीना अपना पूरा किया। अगर नॉर्म के कंडीशन के अनुसार भी देखा जाए कि आप 90 डेज़ को पूर्ण मान रहे हैं, तो हमारा जो है 1 तारीख तक और कुछ बच्चों ने 2 तारीख तक भी जो है इस हॉस्पिटल में अपना योगदान दिया है। जब से वो 1 फरवरी से चूँकि यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, तो उसके अनुसार ये जो है एक आपका जो है मई तक जो है बहुत बच्चों ने योगदान दिया और 2 मई तक भी योगदान दिया। लेकिन यहाँ से सिर्फ एब्सेंटी के नाम पे जो है लोगों को, बच्चों को घुमाया जा रहा है। बच्चों को घुमा करके जो है कहा जा रहा है कि आपने 3 मंथ पूरा किया और ये 89 डेज़ आपका पूरा होता है, जबकि 1 तारीख तक का जो 1 तारीख और 2 तारीख का एब्सेंटी होता है वो जो है HOD के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। एक बात बताइए, इस समस्या को लेकर आप लोग कहीं आवाज़ उठाए, किसी से मिले, अधीक्षक से मिले? हमने अपने HOD से मिलकर के इस बारे में समस्या से बात की, लेकिन उनका जो है फार्मासिस्ट वर्सेस HOD का अपना एक इंटरनल मामला चल रहा है, जिसके कारण से वो कोई बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है। उनका कहना है कि हमने 3 महीना का आदेश आपको जो निकाला गया था, आप 3 महीना का जो है ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके हैं। अब इसमें 89 डेज़ हो या 90 डेज़ हो वो मुझे नहीं पता, वो आपकी समस्या, आप समझिए। मैं अगर 1 तारीख या 2 तारीख आप एब्सेंटी बोलते हैं तो मैं अगले मंथ में भेजूँगा। तो आप लोग कितने इंटर्न्स हैं और आगे क्या कीजिएगा? आप लोगों की क्या रूपरेखा होगी? अभी हमारे जो है यहाँ पे 22 इंटर्न है जो GPC बांका से यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। हम फर्दर जो है कोशिश करेंगे कि अपनी बात सुपरिटेंडेंट तक पहुँचाया जाए, चूँकि आज सुपरिटेंडेंट सैटरडे होने के कारण निकल चुके हैं, हमारी भेंट नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि सुपरिटेंडेंट तक इस बात को पहुँचाया जाए। अगर ये इस पर भी नहीं मानते हैं तो फिर फर्दर हम जो है आगे इसका जो भी लीगल कार्रवाई होगा हम उसके पे स्टेप लेंगे। कहते हैं कि आप लोग अटेंडेंस बना के चले जाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, चूँकि हर बच्चा जो है अपने अपने डिपार्टमेंट पे जहाँ से उसे असाइन होता है वहाँ वो अपना ड्यूटी दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सर्टिफिकेट देने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए। अटेंडेंस हमारा HOD में कंप्लीट है, रजिस्टर देखा जाए, रजिस्टर बिल्कुल क्लियर है। अब्दुल वकार कलाम। कुछ बच्चा इनका नहीं होगा। इनकी ट्रेनिंग के लिए मैंने जो इंचार्ज होते हैं वार्ड के, उनको कुछ दिनों पहले भी लगाया था और उसमें कई सारे कहीं दिखाई नहीं पड़े। जो जगह निर्धारित थी उनकी कि जहाँ उनको रहना है, काम करना है, वहाँ भी उसमें से कई लोग दिखे नहीं। तो एग्जैक्ट पोजीशन उनकी क्या थी, वो यहाँ प्रेजेंट थे या नहीं थे, क्योंकि ऐसी घटना सुनने में आई है कि लोग यहाँ आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और काम नहीं करके निकल जाते हैं अपना। अब बाद में सर्टिफिकेट लेने के लिए सारे पहुँच जाते हैं। तो मैंने कहा है व्यवस्था के तौर पर कि जो सिस्टर इंचार्ज हैं या जो वार्ड इंचार्ज हैं, वो जब तक सर्टिफाई नहीं करेंगे उनका अटेंडेंस को, तब तक मैं सर्टिफिकेट इशू नहीं करूँगा, क्योंकि ये इतना बड़ा अस्पताल मैं अकेले घूम घूम कर नहीं देख सकता हूँ। तो हमारी जो व्यवस्था है उसके तहत हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सहायक हैं, सहयोगी हैं, जिनका काम है ये देखना कि वो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे किसी विभाग का विभागाध्यक्ष हमें लिख कर भेजता है कि ये डॉक्टर उपस्थित है, तो मैं इनकी हाजिरी बना के उनको वेतन देता हूँ। तो इनको सर्टिफिकेट भी देने के तौर पर तो वही बात हो जाती है ना।
आप सर्टिफिकेट लेके चले जाओगे, आपने कुछ सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, तो बदनामी तो हमारे यहाँ की इंस्टीट्यूशन की भी करते हो आप कि आपने कुछ सीखा नहीं। तो वो लोग पूछेंगे कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए हो। तो ट्रेनिंग सही हो और सही तरीके से आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर्टिफिकेट देने में। आज आपका काम खत्म होगा, मैं कल सर्टिफिकेट दे दूँगा, इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। कुछ लोग आए थे मेरे पास, मैंने ये जब कहा तो फिर गए, तो उसके बाद दिखे नहीं अभी 3 दिनों से मुझे। भागलपुर असानंदपुर स्थित इंटर लेवल उर्दू गर्ल हाई स्कूल में आज पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पुस्तक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के महासचिव हारिस फरीद अहमद खान उर्फ रूमी, उपाध्यक्ष सैयद अफजल अहमद, संयुक्त सचिव मोहम्मद आरिफ अली, इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल हाई स्कूल के सचिव मोहम्मद इब्रार हुसैन उर्फ बेला, प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन समेत कई शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित रहे। पुस्तक वितरण समारोह में वर्ग 8 की लगभग 100 छात्राओं को पुस्तक दिया गया। इस अवसर पर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के महासचिव हारिस फरीद अहमद खान ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा, जबकि विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन ने पठन पाठन में सुधार के लिए छात्राओं को कई टिप्स दिए। इसके पूर्व एमईसी के महासचिव ने स्कूल के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी को विद्यालय परिसर में बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मेरा संदेश यही है बच्चियों से कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये नारा जो है दिया जा रहा है और ये हकीकत है कि बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, जो चाहे आप बन सकते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो ही। नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुंजाइश नहीं आपकी आगे बढ़ने की। अब कोई ये सब उपवाद होता है कि किसी के पेरेंट्स या किसी के बाप दादा ज़मींदार हैं या बड़े ओहदे पर हैं और या कोई मंत्री संतरी हैं तो उनके विरासत में लोग चले जाते हैं आगे, बट इसका जो परसेंटेज है इट्स वेरी ब्लीक। और जो आदमी नहीं पढ़ेगा, अगर आप पढ़ाई किए हुए हैं तो अब हर क्षेत्र में आगे आ सकते हैं। आप अगर नेता भी बनना है तो उसमें ही पढ़ाई की ज़रूरत है कि 4 लफ्ज़ आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो जो पढ़ा हुआ नहीं होगा वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, जो समझ नहीं पाएगा तो फिर उसको आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। इसलिए ये चाहिए आजकल हम लोगों को चाहिए कि अपने समाज के, अपने घर के बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को ये बताएं कि बेटा पढ़ो और आगे बढ़ो। पूरे एमएससी की निगाहें आपकी तरफ है। अभी आप स्कूल में पुस्तक वितरण के पहले भवन को देख रहे थे, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश आपने दिया है? नहीं, मैं ये टू बी वेरी फ्रैंक, हमको अच्छा नहीं लगा कुछ चीज़ें देख करके, तो इसलिए मैंने उस पर प्रिंसिपल महोदया को और सेक्रेटरी साहब को बताया। उन लोगों ने आश्वासन दिया ये सारी चीज़ें करवाएंगे ये लोग, और होगा इंशाल्लाह आगे बिल्कुल ये सब चीज़ें दुरुस्त होंगी और सब चीज़ आप आने वाले दिनों में देखेंगे, अच्छे से चलेगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हमारे स्कूल में 8 की बच्चियों को पुस्तक का वितरण करवाए हैं जो सरकार की तरफ से दिया गया था। कौन कौन लोग आए इसमें? ये एमएससी के जनरल सेक्रेटरी सर को हमने ये बुलाए थे, फिर ये वाइस प्रेसिडेंट सर हैं, जॉइंट सेक्रेटरी सर हैं, और सब लोग को बुलाए थे जो इनके हाथों से हम लोग वितरण करवाए। क्या संदेश दिया आपने अपने संबोधन में? हम लोग संदेश बच्ची को यही दिए हैं कि बुक जो दिया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास में पास करने के मकसद से पढ़ाई करनी, बल्कि उन्हें सही मायने में इल्म को हासिल करना है। जब वो इल्म हासिल करेंगे तो किसी भी मोड़ पे वो नहीं रुकेंगे और कामयाब ज़रूर होंगे। भागलपुर जिले के मायागंज अस्पताल में सब रखने की जगह पर बाइक या अन्य वाहन लगाकर इधर उधर घूमने वाले सावधान हो जाएं। सब रखने की जगह पर अगर बाइक या अन्य वाहन नजर आएंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल इस स्थान को लोगों ने अतिक्रमण का अड्डा बना लिया था, लेकिन मामला प्रकाश में आने के बाद इस पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने सख्ती दिखाई। सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइजर को बुलाकर सब रखने वाले जगह पर बाइक या अन्य वाहन पार्किंग करने वालों को सख्ती के साथ मना करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पार्किंग स्थल पर ही वाहन लगाएं। बता दें कि पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में सब रखने की जगह बाइक की कतार देखने को मिल रही थी, जिसके बाद मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने मामले पर संज्ञान लिया। देखिए, मुझे इसकी जानकारी उधर की थी नहीं, क्योंकि मैं जब सुबह राउंड देता हूँ उस समय ऐसी कोई बाइक नहीं लगी हुई थी। तो अभी आप लोगों ने जो वीडियो मुझे दिखाया है प्रेस वालों ने, उसका आप लोगों का साधुवाद, धन्यवाद कि आपने दिखाकर इसको जागृत करने की कोशिश की है। मैं भागलपुर की जनता से, खासकर वैसे लोगों से जो अस्पताल में या तो कार्यरत हैं या बाहर से आ रहे हैं एज अटेंडेंट,
मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपनी बाइक्स को वैसी जगह न लगावें जो हमने लावारिस लाशों या लाशों के लिए सुरक्षित करके रखी है। तो ऐसा करना मरीज हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, जन हित में नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि अस्पताल को परेशानी का सामना करना पड़े। ऐसे जहाँ तक सवाल है नियम और कानून से चलने का, मैंने जो मेरे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं अभी उमेश सिंह जी, उनको मैंने बुलाया, वो पीछे मौजूद है मेरे साथ अभी। तो उनको बुलाकर उनको इंस्ट्रक्शन भी दे दिया गया है कि किस तरह से उसको रोकना है और झगड़ा झंझट नहीं हो, दंगा फसाद नहीं हो, हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट करना है। लेकिन अगर कोई आदमी अड़ जाएगा तब तो हमको कानून का सहारा लेना पड़ेगा उस तरह से, क्योंकि ये तरीका सही नहीं है। किसी के साथ कोई घटना हो सकती है, किसी के भी बॉडी आती है डेथ होने के बाद, वो तुरंत सब लोग नहीं ले जा पाते हैं, वेट करते हैं घर वालों के आने जाने का। तो वैसी जगहों को आप, ये कोई बस की सीट नहीं है कि आप लूट के बैठ रहे हैं। क्यों लूट रहे हो भैया? वो तो लावारिस लाशों को मैंने आदर देने के लिए कि उनको परिवार को, उनके समाज को उनका स्थान सही रहे वो देने के लिए मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। तो कृपा करके अनुरोध है, वहाँ पे नोटिस भी लगा हुआ है, फिर और नोटिस हम लोग प्रोमिनेंटली लगवा देंगे, फ्लैक्स लगवा देते हैं कि कृपया यहाँ पर इतनी दूर तक जो शेड हमारा बना हुआ है वहाँ पे ना रखें, अपनी गाड़ियाँ उसके सामने ना रखें। आप उससे इतर, उससे अलग बगल में आप ले जाइए। स्टैंड है हमारा बड़ा सा, स्टैंड में रखिए। स्टैंड भर जाता है तो स्टैंड के बाहर में रखिए, पेड़ों के नीचे, आपकी गाड़ियाँ भी ठंडी रहेंगी। तो यही अनुरोध है। लेकिन इसके साथ एक सख्त हिदायत भी है हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स को कि अगर सख्ती की आवश्यकता होगी तो नियम के तहत जो सख्ती हो सकती है वो करते हुए मैं काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगिका हिंदी और अंग्रेजी के साहित्यकार कनकलाल चौधरी कनिक की स्मृति में 20 से अधिक अंगिका विकास के लिए निरंतर जद्दोजहद करने वाली रचनाकार हस्तियों को कनिक स्मृति सम्मान से 4 मई को भागलपुर में सम्मानित किया जाएगा। वहीं अंग जन गण के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर मंडल ने बताया कि अंग मदद फाउंडेशन और अंगिका सभा फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से 4 मई को भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित कंपनी बाग के गांधी विनोबा आश्रम में कनिक स्मृति समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जबकि वरिष्ठ पत्रकार परसून लतांत ने कहा कि अमृत पुरुष अमरेंद्र और रंजन कुमार के सानिध्य में होने वाले इस समागम के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर उग्रमोहन झा होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर रतन कुमार मंडल करेंगे। जैसे कि पूर्व निर्धारित है कि 4 मई को स्थानीय गांधी विनोबा आश्रम कंपनी बाग में कनिकलाल चौधरी जो जाने माने कवि थे, साहित्यकार थे और वे पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ढेरों रचनाएं की और उनकी लेखनी को लोहा मानने, सभी लोग, समाज के सभी वर्ग लोहा मानते थे। वो सत्य आधारित कथा लेखन में विश्वास रखते थे और उनकी मान और मर्यादा पूरे अंग क्षेत्र में बहुपरिचित है। हम लोग उन्हीं के याद में 4 मई को यानी कल एक सम्मान समारोह सह कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इसमें पूरे अंग प्रदेश के लगभग 33 कोई इसमें लेखन में प्रसिद्ध है, कवि हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं। इन लोगों को हम लोगों ने उनकी विशिष्टता के आधार पर चयन करके उनको सम्मान देने का काम करेंगे और यह अंग जन गण की ओर से यह हमारा प्रयास निरंतर जारी है। हम लोग दिल्ली में भी कार्यक्रम करते हैं, देश के भिन्न भिन्न जगहों में कार्यक्रम करके वैसे विद्वान साथियों को, कलाकार को, जो कवि हैं, जो लेखन क्षेत्र में अव्वल हैं, उन लोगों का चयन करके उनको सम्मान देते हैं ताकि नए लोगों को प्रोत्साहन मिले और भी लेखन या अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और वो हमारे कार्यक्रम के द्वारा सम्मान प्राप्त करने के बाद और भी प्रेरित होकर नए नए सृजन का काम करें। इससे अंग क्षेत्र का बहुत नाम होगा। इसमें अंगिका लेखन पर करीब 21 प्रतिभागी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और उन लोगों ने अच्छा काम कर रहा है। अंगिका की कविता लिखनी हो या कहानी लेखन हो और हम लोग का यह प्रयास बहुत सकारात्मक है। लोगों की एक भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम लोग चाहते हैं कि अंग प्रदेश में अंगिका के कवियों का सम्मान बढ़े और अपनी लेखनी में निरंतर आगे बढ़े। 5 सालों से अंग जनगण, अंग मदद फाउंडेशन और अंगिका सभा फाउंडेशन
की ओर से लगातार कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में यह कार्यक्रम है कनिक स्मृति समागम। कनिकलाल चौधरी कनिक ने अपने जीवन काल में ढेर सारी रचनाओं का प्रणयन किया। इस बार हम लोग पहली बार कनिकलाल चौधरी को समागम के रूप में याद कर रहे हैं। ये सभा स्थल, ये समागम जहाँ पे हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी के पास कंपनी बाग इलाके में है। कंपनी बाग में इसे सामुदायिक भवन के रूप में भी जानते हैं, निर्मला भवन के रूप में जानते हैं और गांधी विनोबा आश्रम के रूप में भी जानते हैं। तो इस जगह पे कार्यक्रम है और हम नए युवाओं से आह्वान करते हैं कि वो इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, क्योंकि ये कार्यक्रम भले ही बहुत सारी विविधताओं से भरा पड़ा है, लेकिन मूल रूप से यह भाषा के विकास के लिए है। और भाषा सिर्फ भाषा नहीं है, भाषा में हमारी संस्कृति छिपी हुई है। भले लोग सोचते होंगे कि अरे हमारे पास ढेर सारे भाषाएं, लेकिन हमारे इलाके के करोड़ों लोग आज भी अंगिका ही बोलते हैं और उस अंगिका में हमारी संस्कृति छिपी हुई है। आने वाले दिनों में अगर हम इस भाषा को भूल गए तो हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी।